वेलकम टू ऑल इन सीआरएम एसएससी। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 100 फैक्ट्स के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज पार्ट 4 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग का 3 पार्ट आ चुका है और ये आज पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग ऐसे ही 10 क्वेश्चन जानेंगे और उस क्वेश्चन से कितना आउटपुट हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं वो जानेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो वन टॉपिक का एक सीरीज चल रहा है। उसमें ये मराठा एम्पायर, विजयनगर और बहमनी किंगडम और रॉक, ये 3 टॉपिक हो चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो ये जाकर देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में बताया गया है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बताया गया है। तो आज का टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 100 फैक्ट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ सल्तनत हु असेंड्स द थ्रोन इन। रजिया सुल्तान सिर्फ और सिर्फ फीमेल रूलर थी और वो जो है थ्रोन पे कब बैठी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर 1236 में रजिया सुल्तान ओनली फीमेल, सिर्फ एक ही महिला जो थ्रोन पे गद्दी पे बैठी। और कब बैठी? 1236 में। जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। कैसे ये चला, दिल्ली सल्तनत कैसे चला। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुग़ल एम्पायर आए। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये 1236 AD में रजिया सुल्तान ये गद्दी पे बैठती है। तो रजिया सुल्तान के आने से पहले ये थ्रोन पे बैठने का सिलसिला चला कैसे? तो सबसे पहले ये आक्रमण हुए, कुछ विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंडिया पे जो विदेशी राज किए, तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण और सबसे पहला मुस्लिम जो आक्रमण किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया? ये 712 AD में, यानी सन 712 में इसने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ये फर्स्ट था, सबसे पहला था। इसने जजिया को इंट्रोड्यूस किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार जजिया को मोहम्मद बिन कासिम ने इंट्रोड्यूस किया। सेकंड जो है रूलर वो महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। ये सेकंड। ये कब आया? अभी मोहम्मद बिन कासिम तो 712 में आया था। ये जो आया 998 1998 से लेकर 1030 तक, ये ठीक है। ये टोटल 17 बार आक्रमण किया है, 17 बार। ये महमूद ऑफ गजनी 17 बार आक्रमण किया। मतलब इंडिया कितना अमीर था पहले, ये सोचा जा सकता है इसके आक्रमण से ही। 16वीं बार जो आक्रमण था इसका, इसमें इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूटा 16वीं बार में। और 1000 कब आक्रमण किया? 1025 AD में। 998 से लेकर 1030 तक रहा, लेकिन 1025 में 16वीं बार आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पे। कुछ राइटर इसके समय है महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे, तो वो राइटर कौन है? फिर दौसी आया और एक अल बरूनी आया था। अल बरूनी तो राइटर आए, तो लिखे क्या वो, जो वर्क्स वो लिखे वो क्या लिखे? फिर दौसी लिखे है शाहनामा। कंफ्यूज नहीं करना है पादशाहनामा से। पादशाहनामा एक अलग है जो बहुत बाद में आते हैं, और वो अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है।
ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है शाहनामा और पातशाहनामा। वहीं अलबरूनी ये जो बुक लिखा तहकीक हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, तहकीक हिंद अलबरूनी और फिरदौसी शाहनामा। वहीं पातशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी। ये दूसरा आक्रमण हो गया मुस्लिम आक्रमण। तीसरा जो मुस्लिम आक्रमण हुआ, थर्ड मुस्लिम आक्रमण, यहीं से दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण था। ये मोहम्मद गौरी का ये आक्रमण 1175 से लेके 1206 तक, और 1206 से ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। इसके समय फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, हुआ। ये 1191 एडी में होता है और ये पृथ्वीराज के साथ होता है इनका बैटल। गौरी का बैटल पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज 3 भी बोलते हैं। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज जीत जाते हैं, लेकिन वहीं सेकेंड बैटल जो होता है बैटल ऑफ तराइन 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है। इसमें पृथ्वीराज हार जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है मोहम्मद गौरी का राज। एक पृथ्वीराज रासो के कोर्ट में चंदवर दाई रहती थी, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा। ये बुक लिखा पृथ्वीराज रासो चंदवर दाई ने। मोहम्मद गौरी के कुछ गुलाम थे, 4 गुलाम थे। पहला गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सेकंड जो गुलाम था याल्दूज, थर्ड कुबाचा, और चौथा गुलाम जो था वो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। इसमें थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत चला वो कैसे चला। इसके बाद फिर मुग़ल काल आता है, तो मुग़ल काल से पहले ये दिल्ली सल्तनत को जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आया स्लेब डायनेस्टी, गुलाम वंश। सारे इसमें जो राजा थे वो गुलाम ही थे पहले, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया स्लेब डायनेस्टी, जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं। मामलुक डायनेस्टी, जिसे गुलाम वंश। ये 1206 से लेकर 1290 तक चला। 1206 से 1290 तक। स्लेब डायनेस्टी के बाद आता है खिलजी डायनेस्टी। ये चला 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी। तुगलक डायनेस्टी आता है, तो ये 1320 से लेके चलेगा, 1320 से 1414 तक तुगलक हो गया। तुगलक के बाद आता है सैयद डायनेस्टी जो है वो 1414 से लेके 1451 तक। और सैयद के बाद सबसे लास्ट में है लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक, जहां बाबर फिर आक्रमण करता है और मुग़ल काल स्टार्ट होता है। ये किस तरह से है, तो सबसे पहला जो है स्लेब, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। याद कैसे करेंगे, तो एक ट्रिक याद कर लेते हैं। गुलाब खिला तब
शायद लोग आए। जब गुलाब खिला के जाए, गुलाब खिले भी कर सकते हैं, गुलाब खिले तब शायद लोग आए। तो गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, तब से तुगलक वंश, शायद सैयद वंश, और लोग लोदी वंश। ठीक है, ये तो हो गया कि किस कब कौन जो आए, सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। एक और देख लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछता है कभी कि सबसे कम ड्यूरेशन किसका रहा, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन किसका रहा। तो वो भी याद करने का एक तरीका है, तुगलक सखी। तुगलक, एक तुगलक डायनेस्टी भी यहाँ पे है, उसी तरह तुगलक सखी। तू से तुगलक वंश ही होगा, ग से गुलाम वंश, ल से लोदी वंश, क यहाँ कुछ नहीं साइलेंट है, स से सैयद वंश, और खी से सबसे लास्ट में खिलजी वंश। ठीक है, यानी कि सबसे कम जो राज किया ड्यूरेशन वो खिलजी वंश। यहाँ देखिए 1290 से 1320, यानी टोटल 30 साल ही है। सबसे ज़्यादा राज किया वो तुगलक वंश। तो इसमें शायद काफ़ी डिटेल हो गया यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विजयनगर रूलर मैरिड हिज डॉटर टू फिरोज शाह बहमनी। यानी फिरोज शाह बहमनी को अपनी बेटी किसने दिया, यानी कि अपनी बेटी से शादी किसने करवाया। तो हम लोग विजयनगर वाले भी जो वन वीडियो वन टॉपिक वाले सॉल्यूशन में, उसमें इसको डिटेल से पढ़े हैं, यहाँ भी जानेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर डिटेल से आपको पढ़ना हो तो आप बहमनी किंगडम वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि बहमनी किंगडम, इसके पहले विजयनगर किंगडम भी आता है, तो कुछ इस तरह से इंडिया ये है। तो यहाँ पे बहमनी किंगडम इधर कुछ रहते हैं, इस एरिया बहमनी किंगडम, यहाँ नीचे विजयनगर रहते हैं, विजयनगर वाले थे। बहमनी किंगडम कृष्णा रिवर के साउथ में, जो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर, उसके साउथ में बहमनी किंगडम है। फाउंडर अलुद्दीन हसन, ये हसन बहमन शाह। फाउंडर जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन बहमन शाह, जिसे बहमन साहब भी बोलते हैं। इसको एक और नाम है हसन गंगू, हसन गंगू। ठीक है, और ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह इसके बाद आता है, जो देवराय वन से लड़ते हुए जीतता है, और देवराय वन अपनी बेटी का शादी फिरोज शाह से करवा देते हैं, ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसके बाद आता है अहमद शाह वाली। ताजुद्दीन फिरोज शाह, इसके बाद आता है अहमद शाह वाली। ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद अहमद शाह वाली। ये कैपिटल, सबसे पहले इसका कैपिटल जो था हसन गंगू के टाइम, कैपिटल जो था वो गुलबर्ग था, गुलबर्ग। और उसके बाद जो कैपिटल बना, अहमद शाह वाली ने गुलबर्ग से बीदर कर दिया कैपिटल को, गुलबर्ग टू बीदर। बहमनी किंगडम का पहले कैपिटल गुलबर्ग था, बाद में गुलबर्ग से बीदर हो गया। इसके बाद एक आता है महमूद गवा। महमूद गवा आता है, ये ट्रेडर था, ये कोई राजा महाराजा नहीं था, ट्रेडर था, व्यापारी था, जो इसके टाइटल मिला ख्वाजा ए जहाँ का। ये टाइटल ख्वाजा ए जहाँ का मिला। और एक और टाइटल जो इसको मिला वो था मलिकुत तुजुर। मलिकुत तुजुर जो दिया था हुमायूं शाह, जिसे जालिम भी कहा जाता था, जालिम था। जान लेते हैं ये कहाँ था, तो अब मैप से ही जान लेते हैं। ये अगर इंडिया का मैप है
तो सबसे पहले ये लेते हैं, इस तरह से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ये मैप डिटेल बढ़िया से बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी समझा देंगे आप लोग को, ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ से था ये। ठीक है, 5 डिवाइड हो गया। अभी टोटल 5 टर्म एरिया में डिवाइड होता है ये बहमनी किंगडम। एक ये हो गया जो अहमदनगर, अहमदनगर। सेकंड हो गया बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर। उसके बाद जो ऊपर हो गया वो है विरार। इसमें जो है वो बीदर, और यहाँ पे गोलकुंडा। ये 5 एरिया में डिवाइड था। एक रूलर आता है मोहम्मद आदिल शाह, जो देखनी कोट लैंग्वेज को पहले जो पर्शियन था, उस कोट लैंग्वेज को इसने देखनी कर दिया। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह। इतना सही क्लियर हो गया। इसमें एक और टर्म जोड़ लेते हैं, गोल गुम्बज, जो कि आदिल शाह के द्वारा बनाया गया। अभी जैसे यहाँ विरार, ठीक है, तो विरार में इमाद शाही डायनेस्टी चल रही थी, विरार में इमाद शाही डायनेस्टी चल रही थी। गोलकुंडा, गोलकुंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी चल रही थी। बीजापुर, बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी चल रही थी। अहमदनगर, यहाँ पे निज़ाम शाही डायनेस्टी चल रही थी। हो गया। एक कौन बचा? बीदर, बीदर में बरीद शाही डायनेस्टी चल रही थी, बीदर में बरीद शाही डायनेस्टी। गोलकुंडा एक आता है, गोलकुंडा, गोल गुम्बज एक है। गोल, यहाँ जो बीजापुर है इसी एरिया में गोल गुम्बज रहता है, और गोल गुम्बज जो है, गोल गुम्बज आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी बनाता है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज आदिल शाही डायनेस्टी, जो कि कहाँ, कर्नाटक वाले एरिया में है। उसके बाद गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट कुछ इधर रहता है। गोलकुंडा फोर्ट ये है, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा इसको मरम्मत करवाया जाता है। हालांकि बनाया जाता है ककातिया डायनेस्टी के द्वारा, लेकिन कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा मरम्मत करवाया जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया? इंडिया का स्टैंडर्ड मीडियन क्या है? तो आंसर 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मीडियन। कुछ जान लेते हैं स्टैंडर्ड मीडियन क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में। अगर ये अर्थ हम लोग लेते हैं, ये अर्थ है, तो अर्थ को ये 2 टर्म में डिवाइड किया गया, एक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो इसको इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। इंडिया कुछ यहाँ पे है, इंडिया इस एरिया में है, मतलब ये नॉर्थ और ईस्ट में है, तो नॉर्थ और ईस्ट में। तो इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंड देख लेते हैं। मतलब लैटिट्यूड में इंडिया का एक्सटेंड यहाँ से यहाँ तक में क्या है, इस तरह से एक्सटेंड। तो इसका एक्सटेंड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर ये जो आएगा 84, और ये जो आएगा वो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्थ का। अब ईस्ट यहाँ से इससे लेते हैं, ये लॉन्गिट्यूड से, ये तो लैटिट्यूड से हो गया। अभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो हो जाएगा यहाँ से, वो ईस्ट, ईस्ट है ना इधर से, तो ईस्ट में आएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। अभी वर्ल्ड के नज़रिए से देख लेते हैं।
ये अर्थ है, ठीक। ये जो हो गया इक्वेटर, इक्वेटर हो गया, एक ऊपर और एक बीच में, एक बीच में और एक इधर नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, 20, ये 22.5, ये 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ और ये साउथ। ये है क्या, ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा ये बोलते हैं, जो भारत से गुजरती है कर्क रेखा। भारत कुछ ऐसे है यहाँ पे। नीचे वो कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर हो गया। एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, इक्वेटर भी गुजरता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है। वहीं ये दोनों एरिया को, ये दोनों एरिया को टॉरिड जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल। भारत आता है, थोड़ा इसमें आता है, तो भारत टॉरिड जोन में है, टॉरिड जोन में भी आता है। और ऊपर वाले जोन को टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये भी हो गया टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन ये दोनों, और टेम्परेट जोन ये और ये। और सबसे ऊपर जो हो गया वो फ्रिजिड जोन, नीचे भी ये फ्रिजिड जोन, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहते हैं, जेम्स हटन। जियोलॉजी कहने का मतलब अर्थ के अंदर जो चल रहा है, अर्थ है इसके अंदर जो तोड़ फोड़ चल रहा है, उसको कहते हैं फादर ऑफ जियोलॉजी, ये जियोलॉजी उसको कहते हैं। अर्थ के ऊपर अगर जो कुछ चल रहा है, जैसे कुछ बन रहा है, पहाड़ बन रहा है या पहाड़ टूट रहा है, ऐसा करके ये सब जो चल रहा है, उसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोलॉजी के फादर तो जेम्स हटन हो गए, लेकिन फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ये विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस है। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, अर्थ के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और एक कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों के बारे में जान लेते हैं जल्दी से, क्या होता है। क्रस्ट, अगर ये अर्थ है, वो ये अर्थ है, अर्थ ये है, तो इसका सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसी को क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। एक मैं बना भी देता हूँ। ये अगर अर्थ है, ये अगर अर्थ है तो इस तरह से ये हो गया, ये वाला जो भाग हो गया क्रस्ट, ये भाग मेंटल, और नीचे वाले भाग कोर हो गया। तो क्रस्ट जो बना हुआ है ऊपर, ये वो बना हुआ है सियाल से, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है। क्रस्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक। मतलब एक जो कॉन्टिनेंट धरती पे है और एक जो ओशियन में क्रस्ट है, जैसे है ना, ये ऐसे रहेगा तो कहीं नदी है, तो नदी है तो क्रस्ट यहाँ पे रहेगा, इस तरह से ज़मीन ऐसे रहेगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थोड़ा थिक होता है, 30 किलोमीटर के लगभग होता है, और ये थिन होता है 5 किलोमीटर। ये जो है उस ये ग्रेनाइट के रॉक से बना हुआ है, ग्रेनाइट रॉक, और ये बसाल्टिक रॉक, ठीक है। इतना क्लियर है। मेंटल पे आ जाते हैं। मेंटल क्या कहता है, तो ये बना हुआ है सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसमें 2 होते हैं अपर, जैसे ये अभी मेंटल है अपना ये पूरा,
तो इसमें डिवाइड हो जाता है अपर और लोअर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर एंड लोअर। अभी यहाँ देखने वाली बात क्या है, एक टर्म आता है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर जो कि सॉलिड पार्ट होता है। लिथोस्फेयर क्या होता है, तो ऊपर क्रस्ट का पूरा होता है और मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट जो सॉलिड हो, ये दोनों मिलके बनते हैं लिथोस्फेयर। इसके नीचे आता है एस्थेनोस्फेयर। इसके नीचे आता है एस्थेनोस्फेयर जो कि सेमी सॉलिड होते हैं, ये पूरा सॉलिड नहीं होते हैं, सेमी सॉलिड। इसीलिए जो वोल्केनो वगैरह निकलता है उनका ये सोर्स होते हैं, यानी मैग्मा या लावा। मैग्मा बोले तो जो अर्थ के अंदर रह जाता है मैग्मा, और जो अर्थ के ऊपर आ जाता है वोल्केनो के थ्रू वो लावा। तो मैग्मा और लावा जो कहाँ से निकलते हैं, सेमी सॉलिड, यही एस्थेनोस्फेयर से। लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर का पार्ट नहीं है, लिथोस्फेयर ऊपर, एस्थेनोस्फेयर उसके नीचे। एक हमेशा एग्जाम में जो पूछता है उसके बारे में जान लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पानी है, ये पहाड़ है ऊपर, ठीक है, ये ऊपर पहाड़ है। और अभी ये देखिए, ये जो ऊपर हो गया पूरा क्रस्ट, ये जो हो गया मेंटल, क्रस्ट मेंटल, और ये जो हो गया कोर हो गया। अब क्रस्ट मेंटल का भी बोले थे दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो यहाँ ऐसा कर देंगे अपर और लोअर। कोर के भी दो पार्ट, अपर और लोअर। ये बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी को बताया किसने, वो अब जान लेते हैं क्या बोलते हैं। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी को डिस्कवर किया, एक अभी यहाँ पे देखो आप, ये जो ऊपर पानी है और पानी और इसके बीच में ये आया, ठीक। तो यहाँ इस डिसकंटिन्यूटी को जो बोलेंगे ओशियानिक, और यहाँ पे जो मेन कॉन्टिनेंटल, इसको बोलेंगे कोर्ना, इसको ये जो डिस्कवर किया वो कोर्नाड। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल, इसको जो अलग करेगा इस डिसकंटिन्यूटी मोहवरिक। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये दोनों डिसकंटिन्यूटी, ये जो है वो रेप्टी। अब पूरा मेंटल और पूरा कोर, ये डिसकंटिन्यूटी जो है, ये जो है वो गुटेनबर्ग। और नीचे वाला अपर कोर और लोअर कोर, इसको लेहमन। इसको याद करने का तरीका है, कोई मतलब कोर्नाड, मुझे मतलब मोहवरिक, रेड मतलब रेप्टी, गुलाब मतलब गुटेनबर्ग, लादो मतलब लेहमन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डीपीएसपी वेर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने डीपीएसपी को ऐड किए गए। टोटल 4 डीपीएसपी ऐड किए गए थे। क्या था 4, 39 का एक ये आता है वो 39A, और उसके बाद 43A, और एक चौथा 48A। 39A में कहता है चिल्ड्रेन के हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में, चिल्ड्रेन का हेल्थ डेवलपमेंट। 39A कहता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड
लीगल एड, जैसे अगर किसी गरीब को पैसा नहीं हो वकील रखने का तो सरकारी वकील दिया जाए उन्हें। 43 ए कहता है प्रिपरेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। वहीं 48 एक है, वो कहता है इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। थोड़ा जान लेते हैं डीपीएसपी के बारे में क्या है। तो डीपीएसपी ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया लिया गया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लिया गया। ये स्टार्ट होता है 36 से लेके 51 तक जाता है। ठीक, 36 में क्या है लिया है, तो डिफिनीशन ऑफ स्टेट, स्टेट किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। वहीं 37 में लिखा गया है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होगा, डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल। मतलब आप इसके लिए कानून नहीं जा सकते हैं। अगर राज्य को जो निर्देश दिया गया है, राज्य अगर वो नहीं कर रहा है वो चीज़ को, तो आप उसको लेके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं 38 ये कहता है राज्य को लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ये लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। राज्यों को देता है। 38 का 39 ये सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक, इसमें बहुत सारे हैं, 39 से एफ तक है, जो भी एक हम लोगों ने पीछे देखा 39 एफ एक ऐड किया गया है, वो है यहाँ। जैसे चाइल्ड ये लाइवलीहुड का है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसमें हेल्थ के बारे में है, और चिल्ड्रन के हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में है। अभी ये हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने वाला, अपनाने वाला पहला जो कंट्री था वो यूएसएसआर यानी रसिया। अपने संविधान में यूएसएसआर यानी रसिया से ही लिया गया है। ये 51 ए में है, अपने आर्टिकल 51 ए में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे ऐड किया गया था। पहले स्टार्टिंग में नहीं था, एक भी नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा टोटल 10 ऐड किया गया। वहीं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 2002 में हुआ, इसके द्वारा 11वां यानी कि टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एक स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, जो 1976 में ही बैठा था। ये टोटल 8 रिकमेंड किया, लेकिन यहाँ से 5 लिया गया इनका, और 5 उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 5 अपने तरफ से जोड़कर टोटल 10 डीपीएसपी लगाया, और फिर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां डीपीएसपी आया। टोटल 11 डीपीएसपी, मतलब ए से लेकर के तक है। 51 क्या ए से लेकर के तक। ए में क्या कहता है कि नेशनल फ्लैग एंथम को रिस्पेक्ट देना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल से अवॉइड मतलब उनके नियमों का पालन करना है, अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एक जस्टिस वर्मा कमेटी बना था, जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि संबंधित है यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी से।
द ड्यूरेशन ऑफ 12th 5 ईयर प्लान वाज फ्रॉम 12वां 5 ईयर प्लान जो है 2012 से लेकर 2017 तक रहा। 5 ईयर प्लान, सबसे पहला 5 ईयर प्लान ये कब बना? पहला 5 ईयर प्लान जानने से पहले एक और छोटी चीज़ जान लेते हैं कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी सबसे पहले। नेशनल प्लानिंग कमेटी कौन बनाए? फाउंडर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये बनी कब? 1938 में, जो कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के भी स्थापना करते हैं। फर्स्ट चेयरमैन जो इसके रहे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक चला, जिसमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ये जो था हेरोडोवर मॉडल पे था, हेरोडोवर मॉडल पे। इसमें लक्ष्य जो रखा गया था 2.1% और अचीव किया गया था 3.6% पे। इसमें कुछ डैम जैसे भाखरानगर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम बने, कुछ आईआईटीज भी बने इसके टाइम पे। उसके बाद सेकेंड जो आता है वो 1956 से लेकर 61 तक आता है। ठीक है, ये इसका फोकस जो था हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करने पे था। ये जो मॉडल था वो इससे पहले हेरोडोवर मॉडल, ये पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए गए, राउरकेला, राउरकेला, ठीक है, ये उड़ीसा में था। और किसके हेल्प से लगाया गया? जर्मनी की हेल्प से। वहीं दुर्गापुर, दुर्गापुर बंगाल में, ये ब्रिटेन के, ब्रिटेन के हेल्प से। और राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, भिलाई छत्तीसगढ़, ये यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया। थर्ड 5 इसका जो था वो 4.5 था और 4.3% अचीव किया गया। वहीं थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 65 तक रहा, ये बुरी तरह फेल हुआ था। 5.6% इसका टारगेट था, लेकिन 2.8% अचीव किया गया। क्यों फेल हुआ? तो सबसे पहले चाइना के साथ वार हुआ, ठीक है, चाइना के साथ 1962 में, और पाक के साथ फिर वार हुआ 1965 में। इसका जो मोटो था वो सेल्फ रिजिलियंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी। और एफसीआई भी इसी का टाइम में हुआ। एफसीआई जो 14 जन 1965 को होता है। फिर उसके बाद प्लान हॉलीडे आता है, प्लान हॉलीडे आता है 1966 से लेकर 69 तक का। बुद्धा देवदास गुप्ता इज अ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बुद्धा देवदास गुप्ता किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए फेमस थे? आंसर सरोद। बुद्धा देवदास गुप्ता जो है वो सरोद के लिए फेमस थे। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनके टाइप देख लेते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के टाइप तो ये 4 होते हैं। सबसे पहला जो है वो तंतु वाद्य यंत्र होते हैं, तंतु वाद्य, जिनको हम कॉर्डोफोन भी बोलते हैं, कॉर्डोफोन। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सितार। सेकंड सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र हो गया। इन्हें क्या कहते हैं? एरोफोन, जो मुंह से बजाया जाता है हवा भर के। बांसुरी, जिसके सुशीर, एरोफोन, बांसुरी, पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। वहीं सितार रविशंकर प्रसाद। तीसरा जो है वो अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, जिसे मेम्ब्रेनोफोन भी बोलते हैं। तबला हो गया, तबला हो गया मतलब ऐसा करके कुछ चमड़ी यहाँ पे ऐसे डाल के और ये लगा के बजाया जाता है स्ट्रेच करके। वहीं चौथा हो गया घन,
घन वाद्य यंत्र, इसे आइडियोफोन बोलते हैं। अवनद्य वाद्य यंत्र भी पीट के बजाया जाता है और घन वाद्य यंत्र भी पीट के बजाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसे घड़ा घड़ा हो गया। इसमें स्ट्रेस नहीं किया गया, यहाँ पे क्या है, चमड़ा को स्ट्रेस किया गया लेकिन स्ट्रेस नहीं किया गया, इसमें पूरा होल बॉडी ही है ये। सरोद के कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। जो सबसे बड़ा नाम सरोद में आता है वह है सरोद सम्राट, बोला जाता है इन्हें, सरोद सम्राट बोला जाता है इन्हें, और वो है अमजद अली खान, जिन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। पद्म भूषण भी मिला हुआ है 1991 में, और 10 साल और जोड़ते हैं तो पद्म विभूषण भी मिला हुआ है 2001 में। कुछ और एक्सपोनेंट, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान हो गया, अली अकबर खान हो गया, हाफिज अली खान, अली अली ज़्यादा आ रहा है इसमें, राजीव तारानाथ, और एक और नाम इसमें है बुद्धा देवदास गुप्ता, जो एक क्वेश्चन में हमारा था। बुद्धा देवदास गुप्ता। आगे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स? टोटल नेचुरली अकर एलिमेंट जो है वो 94 है। ठीक, कुछ जान लेते हैं इसका बारे में। टाइप, सबसे पहले जो ये अपना पीरियोडिक टेबल बनने का था, वो सबसे पहला जो ट्राई मारा गया और डेवेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, डेवेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, जो कि 1817 में डाला गया, 1817 में डेवेनियर लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या था, कुछ 3 एलिमेंट ले लिए जाते थे और ये दोनों का एटॉमिक वेट का एवरेज इसके एटॉमिक वेट के बराबर होता था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, वही ये ट्रायड हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, एक ट्रायड ऐसा करके हो जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऐसे ट्रायड दिए, लेकिन ये ज़्यादा हद तक चला नहीं। फिर आगे आते हैं डेवेनियर के बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये 8 का सीरीज चला, सारे गाँव पौधा नहीं ऐसा करके। इसमें टोटल 56 एलिमेंट इन्होंने खोज किया, मतलब 56 एलिमेंट से मिलाकर बनाया। ये भी एटॉमिक वेट पे ही इन्होंने भी बनाया। इसके बाद एक लोथर मेयर जो 1869 में ये एक जो है रिलेशन दिए, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, ये रिलेशन दिए। फिर सबसे जो आते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बताया जाता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि 1869 में ही ये देते हैं। बट ये भी एटॉमिक वेट पे ही रहता है इनका भी। इसमें टोटल 63 एलिमेंट आते हैं, 8 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड करते हैं अपना ये पीरियोडिक टेबल को। 8 ग्रुप और 7 पीरियड ऐसा करके 8 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड करते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, इसमें टोटल 56 और लास्ट जो एलिमेंट था वो थोरियम, लास्ट एलिमेंट जो था वो थोरियम था इनका। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉन द एबल प्राइज 2025 का एबल प्राइज किसने जीता? ये मासाकी काशिवारा। अभी एक ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो हुआ उसमें वुमेन जो रही, वुमेन
वुमेन विनर जो रही वो रही इलिना रिबाकिना। इन्होंने ये जो हराए ये जीती हैं, और जिन्हें हराया है वो है आर्याना सबलिंका। ये 2026 का गेम है। आर्याना सबलिंका भी बढ़िया खिलाड़ी हैं, ये भी जीतती हैं हमेशा। अभी एक और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। अवार्ड के बारे में जब आया है तो जाते हैं पद्म अवार्ड 2026 जो भी हाल ही में दिया गया है। टोटल 131 अवार्ड दिए गए हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। विभूषण जो दिए गए 5 दिए गए, पद्म भूषण जो दिए गए वो 13 और पद्म श्री 113 113। ये 5 याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक तो धर्मेंद्र है जिन्हें दिया गया है। दूसरा जो आते हैं वो है केटी थॉमस। थर्ड एन राजम जो वायलिन बजाते हैं। चौथा पी नारायण। और पांचवा जो है वो है वीएस अच्युतानंदन। ये 5 में पद्म विभूषण अवार्ड 2026 में दिया गया इन 5 लोगों को। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर इसी तरह का वीडियो लेके आएंगे। टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 100 फैक्ट्स का सीरीज जो है 5वां वीडियो भी आएगा। तो फिलहाल आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। 1 वीडियो 1 टॉपिक के सीरीज में चल रहा है। मराठा एम्पायर, रॉक हो चुका है वहाँ पे, विजयनगर और बहमनी किंगडम भी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।